तो आज का चैप्टर है मैटरनल एडेप्टेशन इन प्रेगनेंसी। मतलब जब प्रेगनेंसी में माँ होती है तो फिर क्या क्या चेंजेस होते हैं शरीर में, उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, ये टॉपिक होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्यूटेनियस चेंजेस, है ना, कि क्यूटे जो हमारी स्किन है उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। ठीक है, तो ये चेंज पहली बात तो किस वजह से आता है, क्या कॉज है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा प्रेगनेंसी में, वैसे वैसे इसमें मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ेगा। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, थोड़े से डार्कनेस करते हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ मेलानोसाइट जमा होते हैं वहाँ वहाँ थोड़ा सा कालापन आ जाता है। तो वही चीज़ देखने को मिलता है इसमें। तो देखो वो क्या है, सबसे पहला लीनिया नाइग्रा। तो लीनिया नाइग्रा जो होता है हमारे जीफी स्टर्नम जो होता है, मतलब जो स्टर्नम बोन होती है उसका सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको जीफी स्टर्नम कहते हैं। वहाँ से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक लाइन बनती है ब्लैक कलर की अम्बिलिकस से होते हुए, उसको लीनिया नाइग्रा कहते हैं। ठीक है, ये डार्कली पिगमेंटेड लाइन होती है, किस वजह से, यही मेलानोसाइट हार्मोन की वजह से। फिर दूसरा है स्ट्रेच मार्क। तो कुछ स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं जब भी कहीं से भी शरीर हमारा बढ़ता है तो वहाँ पे कुछ मार्क आ जाते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेच मार्क होते हैं, उसके अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि स्ट्राया ग्रेविडम, ठीक है, और स्ट्राया एल्बिकम। तो जो पिंक कलर का होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राया ग्रेविडम। और जो सिल्वरी कलर का होता है और वो उस ज़रूरी नहीं है कि उस समय वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो उसको स्ट्राया एल्बिकम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा चीज़, प्रेगनेंसी मास्क या फिर क्लोजमा ग्रेविड्रम। ये हमारे फेस पे कुछ डार्क पिगमेंट दिखता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी मास्क, मतलब कि चेहरे पे कुछ काला कालापन आ जाएगा हल्का फुल्का, वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। पाल्मर इरिथमा। पाल्मर इरिथमा मतलब कि जो हमारे हाथ है, पाल्म, उसमें लालपन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो पाल्मा इरिथमा कहलाता है। स्पाइडर नीवी। स्पाइडर नीवी क्या है कि हमारे जो अम्बिलिकस एरिया है, ठीक है, वहाँ उसके आसपास जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाएंगी। तो जब डायलेट हो जाती है कोई वेन्स तो वहाँ ब्लड ज़्यादा हो जाता है, ब्लड ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा अलग कलर का दिखता है, लाल कलर का, या फिर अगर वेन्स है तो फिर थोड़ा सा ब्लूइश पर्पलिश कलर का दिखेगा, तो उसको स्पाइडर नेवी कहते हैं। अब देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यूट्रस देख लेते हैं। ठीक है, तो यूट्रस का क्या है कि जैसे कि नॉर्मल जो वेट होता है यूट्रस का वो कितना होता है, 50 से 60 ग्राम, या फिर अगर मल्टी पैरा है, मतलब जो पहले से ही प्रेग्नेंट हुई है तो उसका 70-80 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इतना नॉर्मल वेट होता है, ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, लगभग 1 किलो के आसपास हो जाता है। समझ रहे हो, जो यूट्रस का वेट 50-60 ग्राम था नॉर्मल, या 70-80 ग्राम था, वहाँ से वो 1000 किलो के आसपास, 1 किलो के आसपास या फिर 1000 ग्राम के आसपास हो गया। ठीक, ये किस वजह से हुआ है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, ये हमने पैथो में पढ़ा हुआ है बहुत पहले ही। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि किसी भी सेल का साइज बढ़ना, ट्रॉफी मतलब साइज बढ़ना, प्लेजिया मतलब नंबर बढ़ना। तो हाइपरप्लेजिया मतलब ज़्यादा नंबर हो गए सेल के, हाइपरट्रॉफी मतलब ज़्यादा बड़े सेल हो गए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो यूट्रस का वेट बढ़ता है। लेकिन जो हाइपरट्रॉफी है वो मेन कॉज होता है, हाइपरप्लेजिया जो होता है वो सिर्फ ट्राइमेस्टर 1 में ही होता है। मतलब जितने भी सेल बढ़ने होंगे यूट्रस के, वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइमेस्टर 1 में ही बढ़ेंगे। फिर जो ट्राइमेस्टर 2 है, ट्राइमेस्टर 3 है, उसमें क्या होगा, सिर्फ साइज बढ़ेगा यूट्रस का। ठीक, इसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हम जानते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, पी से पी, प्रेगनेंसी से प्रोजेस्टेरोन। ठीक, और क्या होता है साथ में यूट्रस में, तो यूट्राइन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उस समय, क्योंकि वहाँ पे बच्चा होता है तो उसको भी फूड देना होता है, इस वजह से वहाँ का जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। और यही चीज़ हमने पढ़ा था पहले भी, यूपीआई, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी, जिसमें ब्लड फ्लो क्या हो गया था, कम हो गया था, जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत होती है ना। यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ये सब नॉर्मल बात है, नॉर्मली होगा। अगर नहीं हो रहा तो दिक्कत वाली बात है। तो वही हमने कॉर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो लगभग कितना होता है, 500 से 750 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में लगभग इतना ब्लड फ्लो हो जाता है, जो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो होता है। यूट्रस जो होता है नॉर्मली क्या होता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटर होता है, राइट साइड में
थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ताकि सिग्मोइड कॉलम जो होता है उसको भी जगह मिल सके। जो सिग्मोइड कॉलम होता है राइट साइड में होता है, हमारे नॉर्मली बॉडी में सिग्मोइड कॉलम राइट साइड में होता है, ठीक है। तो उसको मतलब थोड़ा सा बचने के लिए उससे यूट्रस जो होता है थोड़ा सा डेक्स्ट्रो रोटेटेड टू राइट साइड, मतलब कि जो राइट साइड है उससे थोड़ा सा मतलब उसके उल्टे साइड में जाता है। अब इस साइड में सिग्मोइड कॉलम है, अगर उसकी तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसके कारण कॉन्स्टिपेशन होने का चांस होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे देखोगे कि क्या होता है, जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो मतलब सिग्मोइड कॉलम खुल जाता है, मतलब एक तरह से, है ना, मतलब वो रिलैक्स हो जाता है, तो वहाँ से जितना भी मतलब फीकस है, स्टूल है, वो सब भी पास हो जाता है बड़े आसानी से। तो डिलीवरी के टाइम पे सब कुछ बाहर आसानी से निकल जाता है, ठीक। ब्रेस्ट में देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो ब्रेस्ट में क्या चेंज होते हैं, ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, डक्ट होते हैं, एल्वियोली होती है, फैट डिपोजिशन होता है। तो जो डक्ट होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से बढ़ते हैं, और जो एल्वियोली की डेवलपमेंट है वो एस्ट्रोजन प्रोजेक्शन दोनों की वजह से होता है, फैट डिपोजिशन इंसुलिन की वजह से होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो होता है ये सब चीज़ें नहीं मतलब बढ़ती हैं, ये सब कंट्रोल में रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इंसुलिन ये सब हार्मोन बढ़ जाने की वजह से इन ब्रेस्ट में ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉम जो फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर मतलब डिलीवरी, बच्चे को 3-4 दिन तक जो बच्चे को पिलाना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी को हम लोग कोलेस्ट्रॉम मिल्क कहते हैं। थोड़ा येलोइश डिस्चार्ज होता है वो, ठीक है। तो वो बनना कब चालू होता है, तो वो बनना चालू होता है 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान। जब माँ 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी में है तब उस टाइम पे बनना चालू हो जाता है। और क्या देखने को मिलता है ब्रेस्ट में, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल, जो एरियोला होता है उसके आसपास जो स्वेटी ग्लैंड्स होते हैं, मॉडिफाइड स्वेटी ग्लैंड्स, वो जो ज़्यादा मतलब इनलार्ज हो जाते हैं साइज में, तो वो एक तरह से ट्यूबरकल की तरह दिखते हैं, उसको मोंटगोमेरी ट्यूबरकल कहते हैं। अब देखते हैं सर्विक्स में क्या चेंज होते हैं। तो सर्विक्स का जो भी चेंज है उसमें चैडविक साइन सबसे पहले है। चैडविक साइन का मतलब क्या है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, सर्विक्स जो होता है थोड़ा सा ब्लूइश कलर का हो जाता है, ठीक। चैडविक साइन का दूसरा नाम जैकमेयर साइन भी है, पेपर में कई बार इस नाम से लिया जाता है। जो सर्विक्स का जो माउथ है वो बंद हो जाता है म्यूकस प्लग की वजह से, ठीक है। ये कौन कराता है, ये काम कराता है तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, वही क्या कराता है, जो म्यूकस प्लग को बनाता है, और उसकी वजह से सर्विक्स क्लोज हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा स्पर्म भी एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से अनदर प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो इसीलिए ये चीज़ होती है। अब क्या है, हाँ ये लिख रखा है, पर्पस क्या है इसका, सर्विस क्लोज होने का, तो प्रिवेंट एसेंट ऑफ इन्फेक्शन, या तो देखो कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ये भी इन्फेक्शन को ही बचाने के लिए, बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए भी क्लोज होना जरूरी है। और क्या है, रिलीज ऑफ सो। सो क्या होता है कि सो वैसे देखा जाएगा कि जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उस टाइम पे ब्लडी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, परवेजाइनल रूट से, तो उसको सो बोलते हैं। तो सो में होता क्या क्या है, ब्लड होता है, म्यूकस होता है, तो सो जो होता है उसके अंदर ब्लड होता है, साथ में म्यूकस होता है, और ये जब निकलता है तो इसको ये क्या बताता है, ये बताता है कि लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक। और क्या सर्विक्स में देखने को मिलता है, तो जैसे यूट्रस में हाइपरट्रॉफी और हाइपोप्लेजिया होता है, वैसे ही सर्विक्स में भी हाइपरट्रॉफी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलता है, मतलब कि इसमें भी ग्रोथ होगी, साइज में नंबर में बढ़ेगा। तो इसकी लेंथ जो होती है सर्विक्स की वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और क्या है, एक्ट्रोपियन या फिर इवर्जन ऑफ सर्विक्स, जो कोलुमनर एपिथेलियम होते हैं एंडो सर्विक्स में, वो बाहर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक्ट्रोपियन कहते हैं। मतलब कि देखो, जो सर्विक्स नॉर्मली होता है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंडो सर्विक्स, एक होता है एक्टो सर्विक्स, ये हमने पैथो में पहले ही पढ़ा हुआ है। तो जो अंदर का जो होता है ना, वहाँ पे देखो अंदर जो पूरा यूट्रस है वो क्या होता है, अंदर जो यूट्रस होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, वो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वहाँ पे, तो कोलुमनर सेल्स होते हैं। और जब बाहर की तरफ आते हैं तो बाहर क्या है, आगे ये क्या है, सर्विक्स है। तो सर्विक्स में दो पार्ट हो गए, एक एंडो एक एक्टो, ठीक है। तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो तो इससे जुड़ा हुआ है यूट्रन कैविटी से, तो वहाँ पे क्या है, ग्लैंड है,
ग्लैंड मतलब ग्लैंडुलर सेल्स हैं, कोलुमनार सेल्स, तो वो भी जो एंडो सर्विक्स है वहाँ पे भी वही होगा, वही सेल होगा। लेकिन जब बाहर की तरफ चलना चाहिए, बाहर तो स्क्वामस सेल है, तो बाहर जो एक्टो सर्विक्स है वहाँ पे कौन से सेल होंगे, स्क्वामस सेल होंगे नॉर्मली, ठीक है। तो यही चीज़ है। और क्या है स्क्वामस, हाँ, तो प्रेजेंट होते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग में। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग में देखने को मिलता है क्या कि कोलुमनार एपिथेलियम जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के ऊपर, ठीक है। मतलब जो बाहर एक्टो सर्विक्स था वहाँ पे एंडो सर्विक्स के सेल चले गए, लेकिन ये कब होता है, जब पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, ठीक। नॉट प्री मिलिग्नेंट, नो बायोप्सी नीडेड, मतलब इस टाइम पे कोई भी बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है, ये कोई मेलिग्नेंसी का मतलब इंडिकेटर नहीं है। अब देखते हैं वेजाइना में क्या चेंज हो रहे हैं। तो वेजाइना में क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलाई है वो बढ़ जाते हैं, लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। लैक्टोबैसिलाई क्या होता है, बैक्टीरिया होता है ना, लेकिन उतने हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। इसी कारण क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन से लैक्टोजन होता है वो बनना चालू हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लैक्टोजन बन गया बहुत ज़्यादा। इसी कारण क्या हो जाता है, जब लैक्टोजन बनता है तो इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है, मतलब कम हो जाता है 7 से। तो वेजाइना की जो उस समय पीएच होगा वो 7 से कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और इसी कारण क्या होगा कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉर्मली 6 से 7, ठीक है, ऐसे पीएच पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी एसिडिक पीएच होने की वजह से, ताकि इन्फेक्शन ना हो, है ना। मोस्ट कॉमन क्या होता है अगर इन्फेक्शन होता है तो वेजिनाइटिस होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या होता है, अगर होता है तो वेजिनाइटिस होता है ना। और ये कौन करता है, कैंडिडिया एक नाम का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म वो करता है। तो कैंडिडियासिस कहते हैं उसको। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एसिडिक पीएच में ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो जब कैंडिडा जो होता है ये एक तरह से फंगस है ना। तो कैंडिडा जब ग्रो करता है तो फिर डिस्चार्ज भी होता है इस वजह से, तो है ना, बस डिस्चार्ज होगा, जैसे मतलब लिक्विड आएगा, फ्लूइड। और क्या है, तो यहाँ वेजाइना में भी सर्विक्स की तरह एक साइन देखने को मिलेगा, वही ब्लूइश डिस्कलरेशन, चैडविक साइन, सेम। अब देखते हैं एंडोक्राइन में क्या क्या चेंजेस हैं। तो एंडोक्राइन में क्या क्या चेंजेस हैं। प्रेगनेंसी इज अ प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट कंडीशन। जो प्रेगनेंसी है मतलब उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होगा ही होगा, नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन सस्पेंशन ऑफ ओवुलेशन। सस्पेंशन ऑफ ओवुलेशन जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम प्लेजेंटा, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा प्लेजेंटा से, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको LH और FSH को कम करने के लिए। तो LH और FSH क्या हो जाएंगे, कम जब होंगे तो इसके कारण क्या होगा, ओवुलेशन सस्पेंडेड हो जाएगा, मतलब कि ओवुलेशन प्रेगनेंसी में नहीं होगा। अगर ओवुलेशन होगा तो क्या होगा, मतलब कि दोबारा दोबारा बार बार नया नया एग आ रहा है, नया नया एग आ रहा है, तो फिर मतलब बार बार मेंस्ट्रुएशन होगा। तो यही चीज़ तो नहीं होता है ना प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है ना। तो क्यों रुक जाती है, इसी वजह से रुक जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्लेजेंटा से बनता है, और ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है LH-FSH को, LH-FSH रुक जाता है, इसके कारण ओवुलेशन भी रुक जाता है। अगर LH-FSH आएगा तभी तो फिर LH सर्ज होता है, फिर उसका ओवुलेशन होता है, ठीक। अब क्या है, एमिनोरिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये किस वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन डेसिडुआ जो होता है मतलब कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की लेयर, इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे डेसिडुआ कहते हैं, ठीक है। तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन कर रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, एमिनोरिया देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं ईस्ट्रोजन का काम क्या है। तो ईस्ट्रोजन डिपेंड क्या करता है प्रेगनेंसी में, देखते हैं। तो सबसे पहले क्यूटेनियस चेंज लाता है, ठीक है। और क्या करता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन को इंक्रीज करता है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम पे कई बार थायराइड भी देखने को मिलता है। ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस देखने को मिलता है, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस देखने को मिलता है। फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलता है, इस वजह से इडीमा इसीलिए देखने को थोड़ा मिलता है। ऑनसेट ऑफ लेबर होता है एस्ट्रोजन की वजह से, लेबर स्टार्ट होता है। प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन वैसे तो मिल्क बनाने का काम करता है। और अगर किसी से पूछा जाए कि प्रोलैक्टिन कब होता है तो सब लोग सोचेंगे कि आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा मतलब दूध पिएगा तब प्रोलैक्टिन बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रोलैक्टिन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बनना चालू हो जाता है, और मैक्सिमम
अमाउंट में भी सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, भले से उस समय बच्चा हो चाहे ना हो। बच्चा बाद में होता है उस टाइम पे तो प्रोलैक्टिन बनेगा, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, और डेसिडुअल थोड़ा बहुत बनाता है। इसका लेवल जो होता है देखो T3 के टाइम पे ट्राइमेस्टर 3 में सबसे ज़्यादा होता है, और बल्कि लैक्टेशन में इससे कम होता है। और जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन करता है प्रोलैक्टिन के एक्शन को रोकता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन होता है प्रेगनेंसी टाइम पे, यही क्या करता है? जो प्रोलैक्टिन का काम है उसको रोकता है, इसलिए जो होता है मिल्क नहीं बनेगा प्रेगनेंसी में। प्रोलैक्टिन तो प्रेजेंट रहेगा सबसे ज़्यादा, लेकिन मिल्क नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन भी है इस समय बहुत ज़्यादा। तो ईस्ट्रोजन जो है वो इसके काम को रोकता है, प्रोलैक्टिन के काम को, इस वजह से मिल्क बनता नहीं है, खाली प्रोलैक्टिन प्रेजेंट होता है बॉडी में। और जब डिलीवरी हो जाती है तब क्या होता है? प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है। जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो उसका मिल्क प्रोलैक्टिन बनाने का जो काम था वो चालू हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा मतलब कि मिल्क बन जाएगा। ठीक। जनरल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो जनरल चेंजेस क्या है? जो BMR है नॉर्मली बढ़ जाता है। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब भी हम लोग काम करते हैं तो उसी को बॉडी जो होती है सभी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और वो जिसका ज़्यादा रहता है वो उतना पतला होता है, जिसका BMR कम होता है वो उतना मोटा होता है। तो प्रेगनेंसी जो होती है एक एनाबॉलिक स्टेट है, एक होता है कैटाबॉलिक, होता है एनाबॉलिक। ठीक है, तो कैटाबॉलिक मतलब कि काटना, चीज़ों को बांटना, मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ी है उससे टूट के छोटी छोटी हो गई। एनाबॉलिक मतलब छोटी छोटी चीज़ों से कुछ बनना, ठीक है। तो एनाबॉलिक स्टेट है मतलब कि कुछ बनेगा, मतलब बन रहा है ना, तो वेट गेन होता है उस टाइम पे। तो इसमें फिजियोलॉजिकल एडिमा भी देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल एडिमा क्या होता है? वही पहले बताया था हमने, ईस्ट्रोजन की वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है, तो उसी को एडिमा कहते हैं। तो रिटेंशन ऑफ फ्लूइड कितना हो जाता है? 6.5 लीटर लगभग इतना फ्लूइड होता है। किस वजह से हो रहा है? सोडियम पोटेशियम का रिटेंशन हो रहा है। सोडियम पोटेशियम जो रिटेंशन होता है तो वाटर रिटेंशन होता है। तो सोडियम पोटेशियम डिक्रीज होता है डाइल्यूशनल इफेक्ट की वजह से। तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, विस्कोसिटी कम हो जाता है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, इस वजह से फ्लूइड बढ़ रहा है। सोडियम पोटेशियम रिटेंशन हो रहा है तो कंसंट्रेशन जो सोडियम पोटेशियम का है वो कम हो गया। क्यों? डाइल्यूशनल इफेक्ट। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब चीनी लो, पानी लो, जब एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो वो मीठा लगता है, लेकिन वहीं अगर एक 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 बोतल में 1 लीटर पानी में अगर 1 चम्मच डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी भी देखा जाए चीनी तो उतना ही है, लेकिन जो पानी है, पानी क्या हो गया है? पानी ज़्यादा हो गया है। तो जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वो डाइल्यूट हो गया है। तो यही लिख रखा है यहाँ पे, डाइल्यूशनल इफेक्ट की वजह से क्या हो गया? कंसंट्रेशन जो हो गया सोडियम पोटेशियम का कम हो गया। इस वजह से क्या हो गया? प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी भी कम हो गई है। अगर ये ज़्यादा होता तो ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा होता। ठीक। प्रेशर ऑफ यूट्रस ऑन इंफीरियर वीना कावा। जो इंफीरियर वीना कावा होता है वो यूट्रस से जस्ट पीछे है। तो यूट्रस जब बड़ा होता है तो इंफीरियर वीना कावा पे भी प्रेशर पड़ता है, इस वजह से क्या होता है? उसमें बीपी भी कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो बीपी नॉर्मली क्या होता है? कम होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत वाली बात है। हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब प्रोटीन की कमी हो जाता है। तो प्रोटीन जब कम होगा तभी तो जिसकी प्रोटीन कम होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो इसके कारण भी क्या होगा? फिजियोलॉजिकल एडिमा देखने को मिलता है। और यही तो प्रेगनेंसी में होता है, ये नॉर्मल बात है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दिक्कत वाली बात है। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एडिमा। एक होता है फिजियोलॉजिकल जो कि हम लोग पढ़ लिए। अब पैथोलॉजिकल एडिमा क्या है कि मतलब किसी डिजीज़ की वजह से, तो डिजीज़ मतलब हमारे लंग्स से रिलेटेड हो गए, थायराइड से रिलेटेड हो गए, या फिर हार्ट से रिलेटेड हो गए, तो वो सब डिजीज़ के बारे जो एडिमा होता है उसको पैथोलॉजिकल एडिमा कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल एडिमा जो होता है वो रेस्ट करने पे खत्म हो जाता है, सबसाइड कर जाता है। सबसाइड मतलब खत्म हो गया। फिर पैथोलॉजिकल एडिमा क्या होता है? सबसाइड नहीं करेगा, मतलब वो रहेगा। अब एक होता है पिटिंग एरिया और नॉन पिटिंग। पिटिंग मतलब कि जब हम लोग प्रेस करेंगे और कुछ देर के लिए अगर वो जो रहेगा, ठीक है, तो अगर वो रह जाएगा मतलब तो वो पिटिंग है, अगर नहीं रहेगा तो वो नॉन पिटिंग है। तो पिटिंग एडिमा किस में होगा? फिजियोलॉजिकल में, पैथोलॉजिकल में, दोनों हो सकता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि पिटिंग ही होगा, पिटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साइट्स कौन कौन सी जगह पे देखने को मिलता है? तो डिपेंडेंट पार्ट पे, ठीक है। तो डिपेंडेंट पार्ट जैसे कि फीट ऑन स्टैंडिंग, जब हम लोग खड़े रहेंगे
तो पैरों में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब लेटे रहेंगे तो सैक्रोमीरी में देखने को मिलेगा, ठीक। तो फिजियोलॉजिकल एडिमा ऐसा होता है। लेकिन पैथोलॉजिकल एडिमा तो भाई एक जगह पर हो गया तो एक जगह पे रहेगा, ठीक है, ऐसा तो ना चेंज होता रहेगा। तो नॉन डिपेंडेंट पार्ट्स पे वैसे ज़्यादातर कहाँ नी के ऊपर। एनासार का मतलब एक तरह से जनरलाइज एडिमा होता है, ठीक है, मतलब कहीं भी पूरी ऑल ओवर बॉडी में, ठीक है। मैनेजमेंट, तो फिजियोलॉजिकल एडिमा में कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट हमारे पास आती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको हमें बताना है कि ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, और उसको घर भेज देना है। अच्छा। लेकिन पैथोलॉजिकल एडिमा अगर है, वो सबसाइड नहीं करता रेस्ट करने पे, और वो पूरे ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट है, माउथ एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, पैर में प्रेजेंट है, और भी हमारे पेट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हाथ में प्रेजेंट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद जो बीमारी होगी उसका बीमारी का ट्रीट करेंगे, ठीक। हीमेटोलॉजिकल चेंजेस, क्या क्या हीमेटोलॉजिकल चेंज होते हैं। तो हीमेटोलॉजिकल चेंज मतलब कि ब्लड में चेंज। तो ब्लड में क्या क्या चेंज, प्लाज्मा जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ठीक। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा, तो 40 से 50% बढ़ेगा। आरबीसी वॉल्यूम 20 से 30% बढ़ेगा। अब यहीं पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आरबीसी जो होता है 20-30% ही बढ़ता है, लेकिन ब्लड वॉल्यूम जो होता है 40-50% बढ़ जाता है। तो देखा जाए तो आरबीसी जो हो गया ना, थोड़ा सा उसकी मात्रा में कम हो गया ब्लड वॉल्यूम की वजह से। तो इसमें हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो हमें क्या पाया जाता है, एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया, लेकिन ये कोई सही एनीमिया नहीं है, मतलब ये नकली वाला एनीमिया है, क्योंकि बढ़ रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में कम कम बढ़ रहा है। तो इस वजह से लगेगा कि एनीमिया, लेकिन एनीमिया नहीं होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो जब चेक करते हैं तो हीमोग्लोबिन तो इक्वल ही रहेगा, जितना था पहले भी उतना ही रहेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन चेंज नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है ब्लड का, तो उसके कंपैरिजन में जो होता है ना, हमें लगता है कि यार हीमोग्लोबिन कम है, तो लगता है कि एनीमिया है। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल का हम लोग नॉर्मली जो मतलब हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो उससे 1 ग्राम पर डेसीलीटर कम कर देते हैं। मतलब कि जैसे अगर 11 से ऊपर है नॉर्मल, तो इसमें 10 तक कर देते हैं कि मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, एक कम होगा, लेकिन नॉर्मल बात है। अब देखते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है ब्लड की, वो इंक्रीज हो जाती है। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो बढ़ जाता है। इरिथ्रोपोइटिन जब बढ़ेगा, ये एक हार्मोन है, जब ये बढ़ेगा तभी तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आरबीसी बढ़ेगा, ठीक। रेटिकुलोसाइट काउंट, ये तो बढ़ेगा ही ना। जब इरिथ्रोपोइटिन बढ़ रहा है तो इसके बाद सब चीज़ बढ़ेंगे, तो रेटिकुलोसाइट काउंट भी बढ़ेगा, एमसीवी भी बढ़ेगा, डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ेगा, सारे सेल बढ़ेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम पे। न्यूट्रोफिल भी देखने को मिलेंगे, न्यूट्रोफिल भी बढ़ेंगे। जितने भी इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स हैं सब बढ़ेंगे, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो गया, क्लोटिंग फैक्टर हो गए, सब बढ़ेंगे। लेकिन क्लोटिंग फैक्टर में 11 और 13 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है वो नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए जो ब्लड जब आता है परवेजेनल रूट से, तो वो थोड़ा सा थक्का थक्का, कहते हैं कि थक्का जैसा बन रहा है, तो हाइपर कोगुलेबल स्टेट में होता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन मास जो होता है वो बढ़ेगा। देखिए एल्बुमिन बाय ग्लोबुलिन होता है ना, A/G रेशियो होता है। तो एल्बुमिन बाय ग्लोबुलिन में जब चेक करते हैं ना, तो वो रेशियो थोड़ा कम लगता है हमें, क्योंकि नॉर्मली तो होता है एल्बुमिन ज़्यादा होता है और ग्लोबुलिन थोड़ा कम होता है। लेकिन इस कंडीशन क्या होता है, ग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से वो रेशियो कम लगता है हमें। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन, ये सब बढ़ जाएगा। अब देखो यही सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब क्या चीज़ घट जाती है, तो ब्लड विस्कोसिटी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि हीमोडाइलेशन हो गया, अभी हमने बताया था तब से। हीमेटोक्रिट, ठीक है, घट जाएगा। हीमेटोक्रिट क्यों घट जाएगा, क्योंकि वही आरबीसी जो होता है वो उतना नहीं बढ़ रहा, लेकिन ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस कंपैरिजन में हीमेटोक्रिट भी हमें लगेगा कम है, गाढ़ापन मतलब। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखो ज़्यादा कम नहीं होता है, डज नॉट फॉल बिलो 11 ग्राम पर डेसीलीटर। मतलब जैसे 12 से 16 नॉर्मल है, तो 11 से इसमें हो जाएगा, मान लो 11 तक हो जाएगा। और आरबीसी लाइफ स्पेन जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आरबीसी जैसे नॉर्मली कितना होता है, 120
दिन, तो इसमें मान लो 90 दिन हो गया, 80 दिन हो गया। प्लेटलेट काउंट जो होता है वो प्लेटलेट काउंट कम हो गया, लेकिन इतना भी कम नहीं हो गया, 1 लाख से कम नहीं हो गया। अच्छा। हाँ, 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए नॉर्मल, तो ऐसे ही हो जाता है कि 1.5 लाख के आसपास हो गया। ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर देखो 11 और 13 जो हो गए वो कम हो गए, क्योंकि हमने देखा था सारे क्लोटिंग फैक्टर बढ़ गए, लेकिन 11 और 13 जो होते वो दोनों कम हो गए। फिब्रिलेटिंग एक्टिविटी, फिब्रिलेटिंग एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, क्लोटिंग आगे होती है और खून जो होता है वो लगातार नहीं बहता है, रुक जाता है। तो ये जो एक्टिविटी लेकिन है ना, ये क्या हो गई, कम हो गई। मतलब कि अगर खून बह रहा है तो बहता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या ड्रग देते हैं, ट्रेनेक्सिमिक एसिड। वो क्या करता है, एंटी फिब्रिलेटिंग एक्टिविटी उसकी होती है, मतलब वो ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करेगा और ब्लीडिंग को रोक देगा। किसी भी तरह की ब्लीडिंग पूरी बॉडी में हो रही है तो ट्रेनेक्सिमिक एसिड बेस्ट ड्रग होती है। प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोम्बिन लेवल ये सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। क्यों, अभी बताया मैंने। एल्बुमिन जो होता है वो कम हो जाता है, तो एजी रेशियो जो होता है वो 1:1 हो गया। देखो ग्लोबुलिन बढ़ा, एल्बुमिन कम हुआ, तो इसीलिए ये रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। वैसे नॉर्मली ये रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक। अब देखते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इन प्रेगनेंसी कि क्या क्यों हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो बता दिया सब कुछ है ना, पहले बता दिया कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या देखने को मिलता है। लेकिन हीमोडायलिसिस हुआ तो हीमोडायलिसिस को ठीक करने के लिए क्या हो रहा है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, मतलब कि ज़्यादा खून निकलेगा। ठीक है, ब्लड से 2-3 बीपीजी बढ़ जाएगा। ठीक है। राइट शिफ्ट ऑफ जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो कर्व होता है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा राइट शिफ्ट में चला जाएगा, क्योंकि है ना ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने की जरूरत है। SpO2 जो होता है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन ब्लड विस्कोसिटी कम हो गई, हमने पहले देखी है। पैरामीटर रिमेन अनचेंज, क्या चीज़ चेंज नहीं होगा, तो ब्लीडिंग टाइम चेंज नहीं, क्लोटिंग टाइम चेंज नहीं होगा, APTT चेंज नहीं होगा, MCSC चेंज नहीं होगा, pH ऑफ ब्लड चेंज नहीं होगा। ठीक है। रीनल चेंजेस देखते हैं अब। ठीक है, रीनल चेंज क्या है, और ये क्या है, अपला सिंड्रोम, एंटीफोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ठीक है, ये एक अपला सिंड्रोम है, इसमें एंटीबॉडी बन जाती है फोस्फोलिपिड अगेंस्ट। ठीक है। रीनल चेंज में क्या देखने को मिलेगा, किडनी जो होती है 1 सेंटीमीटर से, किडनी जो होती है 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। ठीक है, जितनी नॉर्मल किडनी होती है 10-11 सेंटीमीटर की, उससे 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। क्यों, और क्या देखने को मिलता है, बायलेटरल हाइड्रो यूरेटर देखने को मिलता है। जो दोनों साइड में यूरेटर होते हैं उसमें हाइड्रो यूरेटर, मतलब कि लिक्विड बढ़ गया। तो किस वजह से हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो रहा है। स्मूथ मसल का रिलैक्सेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से पेरिस्टाल्सिस जो गई यूरेटर की वो कम हो गई, और जब ये कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसके अंदर जो चीज़ें हैं पानी यूरिन वो रुक जाएगा, तो रुक जाएगा। इसी वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रो यूरेटर हो रहा है। इसी कारण क्या हो सकता है, UTI, जब यूरिन कहीं बहुत देर तक रुका हुआ है तो भाई वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो इसीलिए UTI हो सकता है। राइट में ज़्यादा होता है, राइट इज मोर देन लेफ्ट, हाइड्रोयूरेटर ज़्यादा राइट साइड में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यूट्रस का जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन हुआ है, मतलब कि वो राइट साइड से उल्टी साइड में गया है। जब वो बढ़ा सिग्मोइड कॉलोनी से बचाने के लिए हो रहा था ना, तो इस वजह से तो जो प्रेशर हुआ वो बढ़ गया राइट साइड में। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेशन हुआ यूट्रस का राइट साइड में था। अच्छा, एक हाँ बता। एक चीज़ गलत बता देता कि सिग्मोइड कॉलन नॉर्मली किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। अच्छा। ठीक है, इसीलिए जो यूट्रस का डेक्स्ट्रो रोटेशन हुआ राइट साइड में होगा, मतलब राइट साइड में गया है। तो राइट साइड में जो यूरेटर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इस वजह से वहाँ पे जो होगा क्या होगा, हाइड्रो यूरेटर ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में सिग्मोइड कॉलन होता है, वहाँ पे अगर वो रहेगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होने चांस ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन तब भी जब टर्म प्रेगनेंसी होती है 37-38 वीक हो गए, 40 वीक हो गए, तो यूट्रस का साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और बच्चा भी उस समय नीचे पेल्विक ब्रिम में आ जाता है, तो इस वजह से सीबर्ड कॉलोनी पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन आखिरी टाइम पर देखने को मिलता है। रीनल ब्लड फ्लो जो होता है 80% से बढ़ जाता है, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट 50% से बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है बढ़ जाती है, तो सीरम यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये सब बढ़ा जाता है।
यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है ट्राइमेस्टर 1 ट्राइमेस्टर 3 में, ठीक है। क्यों ट्राइमेस्टर 1 में क्यों बढ़ती है? जब यूट्रस बढ़ रहा होता है तो वो ब्लैडर पे टकराता है, ब्लैडर पे टकराएगा तो क्या होगा? टकराएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब हाँ, इरिटेशन होगा, इरिटेशन से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हम्म, लेकिन ट्राइमेस्टर 2 में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्राइमेस्टर 2 में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यूट्रस का साइज फिर और बड़ा हो रहा होता है और धीरे धीरे वो ऊपर की साइड जा रहा होता है, हम्म, ठीक है। तो उस समय थोड़ा सा उससे मतलब थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से। लेकिन ट्राइमेस्टर 3 में फिर से बच्चा नीचे आता है तो दोबारा से वो आके वहाँ से टकराएगा, दोबारा से वो इरिटेशन करेगा, दोबारा से फिर, है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो यही चीज़ लिख रखा है, देखो यहाँ पे लिख रखा है सब कुछ। ट्राइमेस्टर 1 में ये हुआ, ट्राइमेस्टर 2 में लेकिन दोबारा वो ऊपर की तरफ चला गया, ट्राइमेस्टर 3 में बच्चा दोबारा से आ गया, है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। अब ब्लैडर प्रेशर बढ़ा तो इस वजह से स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ रोक ना पाए और वो पास आउट हो जाए तो उसको इनकंटिनेंस कहते हैं। तो वो फीकस भी हो गया, अगर स्पिंटर ढीले हो जाते हैं तो, ठीक है। तो यूरिनरी में भी ऐसे हो गया, ब्लैडर प्रेशर हो रहा है तो हम लोग स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है, इस वजह से यूरिन पास हो गया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। चेंज इन यूरिन रूटीन। तो यूरिन रूटीन में क्या है कि फर्स्ट एजेंसी में हम लोग करेंगे अच्छा, और माइक्रोस्कोपी भी चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई यूरिन के अंदर। तो ये क्यों है फर्स्ट एएनसी में? क्योंकि डायबिटीज़ को पहले से है। अगर ये नेगेटिव है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिजियोलॉजिकल ग्लाइकोसूरिया है। क्यों? क्योंकि रीनल का थ्रेशोल्ड जो हो गया ग्लूकोज के लिए वो कम हो गया, मतलब कि ग्लूकोज को रोक नहीं पा रहा है किडनी और वो बहने दे रहा है। बहने दे रहा है मतलब कि वो यूरिन के साथ बाहर आ जाएगा। प्रोटीन देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन अगर ज़्यादा है, कितना? मोर देन 300 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, अगर है तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी इन हाइपरटेंशन। मतलब कि प्रेगनेंसी इन हाइपरटेंशन मतलब कि हाइपरटेंशन हो गया है, मतलब कि बीपी बढ़ गया है। एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया मतलब कि सिम्टम नहीं है लेकिन बैक्टीरिया प्रेजेंट है यूरिन में। और ये अगर मोर देन 10 की पावर 5 हो जाए 1 ml के अंदर, तब ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। हाँ, तो मतलब इसको ट्रीटमेंट देना जरूरी है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है इसमें? तो ई कोलाई देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये रूटीन माइक्रोस्कोपी करना जरूरी है, हर ट्राइमेस्टर में हम लोग एक बार जरूर करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे अगर ये है तो? यूटीआई, तो कई बार यूटीआई होने की वजह से क्या होता है, प्री टर्म लेबर हो जाता है, मतलब बच्चा पहले टाइम से पहले ही पैदा हो जाएगा। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है 25% केसेस में। और रिस्क फैक्टर क्या है किसके? एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया के। तो रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़, अगर उसको डायबिटीज़ है इस वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है वहाँ पे। सिकल सेल एनीमिया के केस में, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या है? तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? नाइट्रोफुरेंटोइन, ठीक है, नाइट्रोफुरेंटोइन ड्रग ऑफ चॉइस है एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया की। इसका रिकरेंस रेट भी है, लेकिन अगर ठीक करेंगे तो उसके बाद दोबारा से हो जाएगा 30% केसेस में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम चेंजेस, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो मोटिलिटी चेंज होगी, प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, इस वजह से जो स्मूथ मसल होता है ना वो रिलैक्स हो जाता है, तो इसलिए मोटिलिटी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। और क्या है इसके कारण? क्या होता है? रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, गर्ड, ठीक है, इसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, आगे चीज़ें बढ़ेंगी नहीं तो रुक जाएंगी, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांस बढ़ जाएंगे। डिक्रीज इन गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, इस कारण गॉल स्टोन होने के चांसेस हो जाएंगे प्रेगनेंसी टाइम पे। गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम, जो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉर्मल इन प्रेगनेंसी बट इंक्रीज ड्यूरिंग लेबर। लेबर टाइम पे क्या होगा? गैस्ट्रिक एम्पिटिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसीलिए सॉलिड फूड अवॉइड करने को बोलते हैं, कब? लेबर टाइम पे। लिक्विड में तो जो भी देना। हेपेटिक एंजाइम जो होते हैं, हेपेटिक एंजाइम्स जो होंगे इंक्रीज होंगे, जैसे कि ALP बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू रिलीज फ्रॉम एल्कलीन, है ना, फॉस्फेटेज, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। और क्यों? प्लेजेंटा की वजह से और लीवर की वजह से, ठीक है। SGOT, SGPT, ठीक है, SGOT SGPT क्या होंगे? नॉर्मल होते हैं, बट ये अगर बढ़ गए तो इसको क्या बोलेंगे? हेल्प सिंड्रोम बोलेंगे। हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म क्या है?
क्या होता है? नहीं पता। हीमोलाइसिस, Hemolysis। एलिवेटेड इन लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, ये भी कब देखने को मिलता है? ये साथ पीआईएच के साथ ही देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेगनेंसी इन हाइपरटेंशन के साथ ही देखने को मिलता है। प्रीक्लेम्सिया केस में 50% केसेस में हेल्थ सिंड्रोम देखने को मिलता है। Respiratory change। रेस्पिरेटरी चेंजेस, ये आखिरी पेज है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी चेंजेस में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो अगर एनाटोमिकल चेंज देखें तो इसका ट्रिक है 2-4-6। 2-4-6 का मतलब क्या था? दो मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर जो है चेस्ट का वो 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स जो होता है डायमीटर, ये ट्रांसवर्स डायमीटर और ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स डायमीटर जो हो गया किसका? चेस्ट का, वो 2 सेंटीमीटर से बढ़ गया। डायफ्राम, जो डायफ्राम है वो पुश्ड अप, मतलब क्यों? नीचे ग्रोथ हो रही है ना यूट्रस की, तो पुश्ड अप हो जाएगा 4 सेंटीमीटर से ऊपर। 6, चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर से चेस्ट का सर्कमफ्रेंस जो है वो बढ़ जाएगा। 6 से ज़्यादा। और सबकोस्टल एंगल जो होता है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, और क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज इन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, माइन्यूट वेंटिलेशन, CO2 का वॉश आउट हो जाएगा जिसकी वजह से एल्कलोसिस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मतलब जब CO2 ज़्यादा होता है तो उसके कारण एसिडोसिस होता है, जब CO2 कम होगा तो इसके कारण एल्कलोसिस होता है। SpO2 बढ़ जाएगा, SpCO2 कम हो जाएगा। इट इज़ कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन रीनल बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन टू मेंटेन नॉर्मल पीएच। तो क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा ताकि नॉर्मल पीएच रहे। क्या चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वाइटल कैपेसिटी भी देखा जाए तो कांस्टेंट रहेगा। क्या घट जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी घट जाएगी, रेजिडियल वॉल्यूम घट जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी घट जाएगा। ठीक, अदर चेंजेस क्या क्या है? तो ऑक्सीजन रिलेटेड पैरामीटर्स जैसे इंक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जरूरत है क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी, SpO2 भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या डिक्रीज कर जाएगा? आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन ग्रेडियंट घट जाएगा। ठीक है, आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन की मेटाबॉलिज्म क्या होगा? ऑल पैरामीटर डिक्रीज एक्सेप्ट सीरम ट्रांसफेरिन, मतलब ट्रांसफेरिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो आयरन की मान लो नीड ज़्यादा है, जब ज़्यादा ज़रूरत है तो इसके कारण टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तभी आयरन उतना ज़्यादा बाइंड करेगा और ट्रांसफेरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा फिर। और क्या है? कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म, तो जो फीटल रिक्वायरमेंट है कितनी है? 30 मिलीग्राम है, क्योंकि स्केलेटन का फॉर्मेशन करना है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है प्रेगनेंसी टाइम पे? कैल्शियम 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। और ये ट्राइमेस्टर 2 में इसकी ड्रग